नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। देखिए 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज में आपने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी जो इक्वल साइन से नहीं बल्कि इनइक्वलिटी के साइन से बनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल x+2y=<6 या x+y=5 एज सो ऑन। आपने इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी पढ़ा। ये वास्तव में ऐसे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करती थी जो कि एक जिसका पूरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं था बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते थे और इसलिए सॉल्यूशन सेट बनाती थी ऐसी कंडीशंस। अब हमारे पास क्या है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहां हमें कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉपकीपर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट क्या हो, सेम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमम हो। हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट, अगर हम ट्रांसपोर्टर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, तो यानी कुछ हमारे पास ऐसी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जहां हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यानी जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक शॉपकीपर है। मान लीजिए हमारे पास एक शॉपकीपर है फर्नीचर का। ये शॉपकीपर फर्नीचर का है, फर्नीचर का डीलर है। ठीक है, उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 है। वो चाहता है कि मैं 50,000 अमाउंट को इन्वेस्ट करूं टेबल और चेयर्स में। वो सिर्फ टेबल और चेयर्स परचेज करना चाहता है ₹50,000 में। कुछ टेबल्स लेना चाहता है और कुछ चेयर्स लेना चाहता है, टेबल एंड चेयर। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। वो टेबल और चेयर को सेल करना चाहता है लेकिन उसके पास जो गोदाम है उसमें मैक्सिमम 60 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, आइदर टेबल और चेयर, कितने भी, कोई से भी। लेकिन जो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ओनली 60 आइटम्स की है। उसमें सारी चेयर हो सकती हैं, सारे टेबल हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो कॉस्ट है, अब उसके पास रुपए तो टोटल 50,000 ही है। कॉस्ट है, उसे ये भी पता है कि जो एक टेबल है मेरे पास वो 2500 रुपए की है और जो एक चेयर है, चेयर वो 500 रुपए की है। ठीक है, जो टेबल है वो 2500 रुपए की है और जो चेयर है वो 500 रुपए की है। ठीक है, इसके अलावा उसने मार्केट में सेल करके ये पता किया है कि जो प्रॉफिट है वो एक टेबल पर जो है वो 250 रुपीज का है और एक चेयर पर जो है वो 75 रुपीज का है। अब इतनी सारी कंडीशन लग गई है। उसके पास क्या है, रुपीज ओनली 50,000। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 60 आइटम्स की है। कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट है 2500 रुपीज और एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज और ये प्रॉफिट है। एक टेबल पर जो प्रॉफिट होना है सेल करने के बाद वो 250 और एक चेयर पर जो सेल करने के बाद प्रॉफिट होना है वो 75 रुपीज। ये भी अंडरस्टूड है कि जितने आइटम उसने परचेज किए हैं वो सारे सेल होंगे। ये माना जा रहा है कि जितने आइटम उसने परचेज किए हैं वो सारे सेल होंगे। तो वो कितनी टेबल और कितनी चेयर अपने गोदाम में रखे, कितनी टेबल और कितनी चेयर अपने गोदाम में रखे कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। यानी हमें एक नीड हुई कि हमें एक फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, यानी जहां हमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ठीक है, अब उसने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं सारी टेबल्स परचेज करता हूं, ऑल टेबल्स, एक टेबल की कॉस्ट है 2500 और उसके पास 50,000 रुपीज हैं, उसने सारी टेबल ले ली, चेयर नहीं ली, तो वो कितनी टेबल परचेज कर पाएगा। केस फर्स्ट, उसने ट्रायल एरर मेथड लगाया कि लेट ऑल टेबल्स परचेज, सारी टेबल परचेज की, ऑल टेबल्स परचेज्ड। तो जो नंबर ऑफ टेबल्स हुई, कितनी टेबल वो परचेज कर पाएगा, कंडीशन है उसके पास रुपए हैं सिर्फ 50,000। ठीक है, और एक टेबल है हमारे पास 2500 रुपए की, तो क्या हुआ, उसे कुल कितनी टेबल मिलेंगी, 20 टेबल मिलेंगी। अगर 20 टेबल मिलती हैं तो एक टेबल पर जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 250 रुपीज का है। तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, उसने सारी टेबल ली और सेल कर दी, तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ 20 इंटू 250। यानी अगर वो सारी टेबल परचेज करता है तो उसको 500
सॉरी 5000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसने सोचा चलो टेबल नहीं, मैं सारी चेयर परचेज कर लेता हूं। उसने सारी चेयर ले ली। केस सेकंड उसने ऑल चेयर्स ले ली। ऑल चेयर्स, अगर वो सारी चेयर्स लेता है तो कितनी चेयर वो परचेज कर सकता है? नंबर ऑफ चेयर्स। उसके पास रुपीज है 50,000 और एक जो चेयर है हमारे पास वो कितने की है? 500 रुपीज की। यानी वो 100 चेयर्स परचेज कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, उसके पास तो स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 60 की है। इसका मतलब वो 60 से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। भले उसके पास अमाउंट बच रही है, लेकिन तो भी क्योंकि उसके भाई कंडीशनल है, कई कंडीशन एक साथ हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ये है, कॉस्ट ये है, तो क्या करना होगा? वो मैक्सिमम 60 चेयर्स परचेज कर सकता है। बट कैपेसिटी 60, बट कैपेसिटी क्या है? 60 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 60 पर उसको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एक चेयर पर जो प्रॉफिट है वो 75 रुपीज है। तो 60 चेयर पर जो प्रॉफिट हुआ वो 60 इंटू 75 रुपीज हुआ। यानी 0 6 5 30 और 6 7 42, यानी 4500 हुआ उसका प्रॉफिट और घट गया। इसका मतलब वो सारी चेयर अगर परचेज करने की सोचता है तो उसका प्रॉफिट घट जाएगा। तो उसने कॉम्बिनेशन बनाया। उसने कहा ठीक है मैं कॉम्बिनेशन बना के देखता हूं, मैं 10 टेबल लेता हूं और 40 20 50 चेयर लेता हूं। ठीक है, केस थर्ड उसने कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं क्या करता हूं, 10 तो मैं लेता हूं टेबल्स और प्लस, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी 50 की है तो मैं 50 लेता हूं क्या? चेयर्स। अब देखना ही पड़ेगा कि ये उसको परचेज कर सकता है रुपीज 50,000 में, नहीं। अब जो हमारे पास जो 10 टेबल्स की कॉस्ट है वो 10 इंटू 2500 कॉस्ट, ठीक है, और प्लस 50 जो चेयर्स की कॉस्ट है, एक चेयर की कॉस्ट है 500, यानी यहां से भी 25,000 और प्लस 25,000, यस 50,000, ही है 50,000। इसका मतलब बिल्कुल परचेज कर सकता है। तो उसने मान लिया कि मैं 10 टेबल परचेज करता हूं और 50 चेयर्स परचेज करता हूं, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट फंक्शन निकाला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? एक टेबल पर है 250, तो 250 इंटू 10, क्योंकि इसने 10 टेबल्स परचेज किए हैं, और प्लस 50 चेयर, और एक चेयर पर जो प्रॉफिट है वो 75, यानी 2500 प्लस 0 557 25 और 57 35, यानी 6250। प्रॉफिट और बढ़ गया है ना। अगर वो सारी टेबल परचेज कर रहा था तो प्रॉफिट 5000 था। अगर उसने सारी चेयर परचेज की प्रॉफिट 4500 था। अगर उसने 10 टेबल्स और 50 चेयर्स परचेज की तो प्रॉफिट 6250 था। ठीक है, और एक केस उसने कहा ठीक है अगर मैं 20 टेबल्स और 40 चेयर्स लेता हूं, 20 टेबल्स और 40 चेयर्स, केस फोर्थ। उसने कहा ठीक है मैं 20 लेता हूं टेबल्स और प्लस 40 लेता हूं चेयर्स, तो क्या होगा? पहले कॉस्ट देखना पड़ेगा कि ये आ भी सकती है या नहीं। तो 20 इंटू 2500, ठीक है, और प्लस 40 और इंटू 500, यहां से क्या मिला? 20 इंटू 2500 से 0 यानी 50,000, और प्लस यहां से क्या मिला? 0 0 0 5 4 जा 20,000, 70,000 होगी कॉस्ट। लेकिन उसके पास तो 70,000 अमाउंट ही नहीं है। इसका मतलब वो 20 टेबल्स और 40 चेयर्स नहीं ले सकता। कहने का मतलब वो कोई भी अपनी मर्जी से ऐसी चीज नहीं खरीद सकता है कि अचानक लिया और कोई भी डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, उसके पास 50,000 सिर्फ अमाउंट है, 60 सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी है, और प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करते हैं वास्तव में, एक एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कि उसको कितने टेबल्स और कितनी चेयर्स लेनी चाहिए, तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, दूसरा जितनी भी हमारे पास ये चीजें हैं सबकी क्वांटिटी 1 है, सॉरी सबकी कॉस्ट 1 है, और जो फंक्शन बनेगा वो सारा लीनियर होगा, इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कि पहले हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में इक्वेशंस बनाएं और उन इक्वेशंस को तब सॉल्व करके ऐसी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालने टेबल और चेयर्स की जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। तो हमने इसी क्वेश्चन के लिए अब क्या किया, हमने इसको मैथमेटिकली इक्वेशंस बनाई। हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस हमने ये ले लिया कि लेट नंबर ऑफ टेबल्स ही परचेज x एंड नंबर ऑफ चेयर्स y, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस
ठीक है, हमने ले लिया कि लेट नंबर ऑफ टेबल्स ही परचेज X and number of chairs he purchase is equal to Y। हमने ले लिया कि नंबर ऑफ चेयर्स X परचेज करता है और नंबर ऑफ चेयर्स Y। अब ये X और Y निगेटिव कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये क्वांटिटी है, इसका मतलब X एंड Y जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होंगे। 0 तो हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक आइटम वो परचेज ना करे, लेकिन 0 से नीचे कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, पहला है हमारे पास कि हमारे पास उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 60 है, इसका मतलब दोनों का सम कभी भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी x प्लस वाई इज लेस देन 60। स्टोरेज, अगर स्टोरेज की हम इक्वेशन बनाएं तो x प्लस वाई इज लेस देन 60, पहली इक्वेशन, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी 60 से ज्यादा नहीं है। दूसरा हमारे पास कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? कॉस्ट फंक्शन कि अगर उसने x टेबल्स खरीदी तो x टेबल्स की कॉस्ट हो गई 2500x प्लस y चेयर्स की कॉस्ट हो गई 500y, लेकिन उसके पास जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा नहीं है। मतलब ये टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 500 से तो 5x प्लस वाई इज लेस इक्वल, कितना मिला? 0 कट गई 100, ये सेकेंड। ठीक है, और थर्ड जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है वो ऐसा क्यों कर रहा है बार बार? जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ हमारे पास कि एक टेबल पर है 250 का, तो हमने x टेबल खरीदी है 250x और प्लस एक चेयर पर है 75 का, तो 75y। कहने का मतलब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम अंडर द कंडीशन दिस एंड दिस। इन कंडीशन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो कंडीशंस हैं, एक स्टोरेज कंडीशन, एक कॉस्ट कंडीशन, जो इस पर अप्लाई हो गई हैं, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। कॉन्स्टेंट्स, ये जो कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, ये कंडीशन लीनियर कांस्टेंट्स कहलाती हैं। और ये फंक्शन जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? द फंक्शन विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। और कांस्टेंट्स क्या हैं? द लीनियर इनइक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस विच आर अप्लाइड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। तो ये इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ? ये कांस्टेंट्स सारे, ये भी लीनियर फॉर्म में है। आप इन कांस्टेंट्स को देखिए, ये वास्तव में क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x और y की पावर्स 1 है। तो सब कुछ जो है हमारे पास यहाँ लीनियर फॉर्म में है। और पूरा एक प्रोसीजर, इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और शॉर्टकट में LPP। LPP के नाम से फेमस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर किस लिए? बिकॉज ऑल द इक्वेशंस आर इन linear form. Programming a step, a procedure to maximize or minimize the objective functions of daily life problems. So these problems are called linear programming problems. अब हमने ये इनइक्वेशन बना तो ली हैं, लेकिन ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना जिससे कि हमारा ये जो फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन, ये मैक्सिमाइज हो सके। वही है सॉल्यूशन हमारे पास। वही क्या है? सॉल्यूशन। अब हमने जो लीनियर इनइक्वेशंस का अब तक सॉल्यूशन पढ़ा है, दैट बाय ग्राफिकल मेथड। 11th क्लास में जो पढ़ा था हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। यानी हमारे पास जो इनइक्वेशंस हैं इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने इधर बना ली है, इसको हम रफ कर देते हैं, अब इधर। ठीक है, तो मेन इसका मतलब आपने 2-3 चीजें यहाँ पढ़ ली हैं। पहली चीज आपने पढ़ी है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस हैं विच आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? द फंक्शन विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। थर्ड क्या है हमारे पास? ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल प्रॉब्लम या ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमाइजेशन
प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वी सीक टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन दैट आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये भी आपने पढ़ लिया एलपीपी। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स इन विच ऑल द रिलेशंस आर इन लीनियर फॉर्म, ऑल द रिलेशंस इनइक्वालिटीज आर इन लीनियर फॉर्म। वो क्या है हमारे पास? लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जिसमें फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़े। वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। तो एलपीपी इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच हैव ओनली लीनियर रिलेशंस, है ना। तो ये क्या है? ये टर्म आपने अब तक पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया? लिख लिया यहाँ लीनियर इक्वेशंस हैं। इसका मतलब हमें सिंपली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन देखिए अब क्या होता है, हमने लीनियर इक्वेशंस को लिखा। पहली लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस इक्वल 60। दूसरी लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज लेस इक्वल 100। और कंडीशन है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। कोई सा भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज x एंड y आर क्वांटिटीज ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है। इसको रफ कर रहा हूं इधर से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लीजिए बस, 250x और प्लस 75y। हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, है ना। ये है हमारे पास सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से, तो z इज इक्वल टू हो गया 250x और प्लस 75y। ये लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये स्टोरेज कॉन्स्टेंट्स, ये कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स। शॉर्टकट में हम कॉन्स्टेंट ही बोल देते हैं, यानी इनकी हेल्प से हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के लिए जैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन हम 11th में करते थे, पहले हम x प्लस वाई इज लेस देन 60 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर लेस इक्वल का साइन है तो थिक लाइन ड्रॉ होती है, अगर ग्रेटर इक्वल का साइन है तो भी थिक लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तो डॉटेड लाइन। उसके बाद हम चेक करते हैं सॉल्यूशन किसी भी एक पॉइंट से, अगर वो पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड है तो पॉइंट की साइड सॉल्यूशन रीजन होता है, और अगर वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है तो अबाव द लाइन। याद होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन उठाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 लेते हैं पहले ना। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो इज इक्वल टू मानते हुए हमेशा। तो ये हुआ, हमने पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट ये एक बार x और ये y, x को 0 लिया, y 60, y को 0 लिया, x 60। ये हमारे पास ग्राफ है। स्केल मानना पड़ेगा हमें। स्केल हमने ले लिया 10 का, कि लेट 10 इज इक्वल टू 1 यूनिट स्केल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 100 तक जाएगा, 80, 90 और 100, ठीक है। और इधर 60 तक जा रहा है तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो पहली इक्वेशन में पहला पॉइंट 0, 60 और 60, 0, 60 ये वाला पॉइंट और 60, 0 ये वाला पॉइंट। ये हुई हमारे पास पहली लाइन किसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 की, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन रीजन चेक करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a का ग्राफ है वो पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये अबाव और ये बिलो द लाइन, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन अबाव द लाइन है या बिलो द लाइन। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, स्पेशली 0, 0। अगर वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो 0, 0 पे चेक करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ, यहाँ। तो 0 प्लस 0 इज लेस इक्वल 60, इंप्लाई 0 इज लेस इक्वल 60 ट्रू है। इसका मतलब 0, 0 सॉल्यूशन रीजन में है, 0, 0 सॉल्यूशन रीजन में है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन बिलो द लाइन है। लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि x y ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, पहली बात, ठीक है। ये तो हुआ पहली इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ले लिया हमने उसको। उसके लिए भी पॉइंट फाइंड आउट किए, ये x ये y, x को 0 पुट किया, y 100,
और y को 0 पुट किया तो x क्या हो गया हमारे पास 20। ठीक है, इसका मतलब पहला पॉइंट 0 100 ये रहा और दूसरा पॉइंट 20 0 ये रहा, यानी जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो ये है। दूसरी लाइन का जो ग्राफ है वो ये है और ये इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 की इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए हमने सॉल्यूशन चेक किया, फिर 0 0 पुट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यहां पुट कर देते हैं तो क्या हुआ हमारे पास, ये 0 0 प्लस 0 लेस देन 100, यस ट्रू। इसका मतलब इसका भी जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की साइड है, तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की साइड हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब इसका भी पूरा ओरिजिन की साइड, इसका भी पूरा ओरिजिन की साइड, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ये O ये A, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट B और ये C, यानी एक OABC एक बाउंड्री रीजन मिला जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। अब ये तो पूरा एक रीजन मिल गया, हमें तो एक वैल्यू चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए x और y की जिससे कि हमारा प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज हो सके। यहां तो पूरा सॉल्यूशन सेट मिल गया है, पूरे सॉल्यूशन सेट में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब इनफाइनाइट पॉइंट में से हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करें जिससे कि मैक्सिमाइज हो। हमारा पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जिससे कि हमारे फंक्शन मैक्सिमाइज हो चुके। लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा एक सॉल्यूशन सेट मिल रहा है और उस सॉल्यूशन सेट में क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हमारी प्रॉब्लम तो एज इट इज रही, हमें सॉल्यूशन रीजन तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन रीजन में से उस एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। ये जो सॉल्यूशन रीजन है ये फीजिबल रीजन कहलाता है, फीजिबल रीजन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर कांस्टेंट्स। जो हमारे पास लीनियर कांस्टेंट्स थे उनका जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फीजिबल रीजन कहलाता है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि जो भी हमारे पास x और y की वैल्यू होगी वो इस फीजिबल रीजन में से होगी। भाई ये तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। अब वो कौन सी वैल्यू होगी, इसके लिए हम दो थ्योरम यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम, जिनके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो दो थ्योरम कौन सी हैं, देखिए थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की पहली थ्योरम, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन में से इनफाइनाइट पॉइंट में से हमें एक पॉइंट छांटना है तो हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर रूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकें। तो वो रूल्स क्या हैं, वो दो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1, लेट R बी अ फीजिबल रीजन। मान लीजिए R किसी भी लीनियर कांस्टेंट्स के लिए फीजिबल रीजन है, R be a feasible reason for linear constants, कहने का मतलब सॉल्यूशन है उनका, है ना। एंड लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by, z इज इक्वल टू ax प्लस by इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मान लीजिए z इज इक्वल टू ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, where x and y is greater equal 0, x और y क्या है, greater equal 0। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो हमारे पास z is equal to ax plus b रीजन है, फीजिबल रीजन है, तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज इस फीजिबल रीजन के वर्टेक्स पर लाई करेगी। देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z lies on vertex और कॉर्नर पॉइंट भी बोलते हैं, वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए थ्योरम 1 क्या कहती है कि मान लीजिए R कोई भी फीजिबल रीजन है, ये पूरा रीजन फीजिबल रीजन है और कोई हमारे पास
फंक्शन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब हमें नहीं पता, यहाँ तो हमें पता है कि मैक्सिमाइज करना है, मे बी इन सम केस हमको मिनिमाइज करना हो। तो थ्योरम 1 कहती है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा और हमेशा वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट पर होगी, रीजन के अंदर कहीं नहीं होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि अब हमें रीजन के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को छांटना है। कॉर्नर पॉइंट कौन से हुए, एक तो ओ, एक ये ए, एक ये बी और एक ये सी। हमारे पास यहाँ 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, इसका मतलब इन 4 कॉर्नर पॉइंट में से कोई एक वैल्यू ऐसी है, अगर है तो, इफ एग्जिस्ट, है ना, ये कंडीशन है। आप अभी कुछ फंक्शन देखेंगे जिनमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अगर कोई वैल्यू है जो इस फंक्शन को मैक्सिमम कर देगी एक्स और वाई की, तो वो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर लाई करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ चारों कॉर्नर पॉइंट निकाले, थ्योरम 2 तभी पढ़ाएंगे, पहले थ्योरम 1 की बात करते हैं। तो इसका मतलब जो z इज इक्वल टू मेरे पास अपना था 250x था ना, 250x और प्लस 75y विल मैक्सिमाइज ऑन कहां, आइदर ओ, ए, बी और सी, क्योंकि 4 ही कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास, इन चारों में से किसी एक पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट देखिए, ओ के क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट यहां हमारे पास z की वैल्यू, और z क्या है 250x और प्लस 75y। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कोऑर्डिनेट ओ ए बी सी पर क्या क्या होता है। देखिए ए ओ क्या है मेरे पास 0 0, पहला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स है ए क्या है मेरे पास 20 0। तीसरा वर्टेक्स बी अभी फाइंड आउट करेंगे, और चौथा वर्टेक्स है सी, और सी क्या है 0 60। ठीक है, बी के लिए हम चेक कर लेते हैं दोनों को सॉल्व करके। हालांकि जब आप ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको सीधा ग्राफ से ही बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। यहाँ क्योंकि ग्राफ रफ है तो हमें बी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वास्तव में बी है क्या, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे। पहली लाइन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 40 और x इज इक्वल टू 10, यानी x तो इसका 10 है। ठीक है, और x 10 है तो y क्या हो गया 50, मतलब ये जो b कोऑर्डिनेट है ये 10 और 50 है। फर्स्ट थ्योरम कहती है कि ये कॉर्नर पॉइंट 4 हैं, इन 4 में से किसी एक पर ये वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, अगर होगी तो, अदरवाइज कहीं नहीं होगी पूरे फीजिबल रीजन में। ये थ्योरम 1 कहती है क्या, कि z लाइज ऑन द वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की, अगर हम यहाँ x को 0 y को 0 पुट करते हैं तो 0, x को मैं 20 पुट करता हूं और y को 0 तो 5000, x को 10 और y को 50 पुट करता हूं तो 6250, और x को 0 और y को 50 पुट करता हूं तो 4500। इन सारों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिस वन 6250। इसका मतलब जब x 10 है और y 50 है तो हमारे पास ये प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टेबल उसको परचेज करनी चाहिए 10 और नंबर ऑफ चेयर्स उसको परचेज करनी चाहिए 50। मिल गया हमें एक पर्टिकुलर मेथड, जिस मेथड से हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नर का यूज किया तो इसलिए इस मेथड को कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, सो z is maximum at x is equal to 10 और y is equal to 50. So number of tables is equal to 10 और number of chairs is equal to 50. And this method, because corner हमने यूज किए हैं, तो this method is also called corner point method. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने खास बात देखी, हमने सिर्फ थ्योरम 1 पढ़ाई है ना। थ्योरम 1 क्या थी कि अगर रीजन हमारे पास R है, हमने कॉर्नर पॉइंट यूज कर लिया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि रीजन बाउंडेड ही नहीं है। रीजन बाउंडेड नहीं है तो कॉर्नर पॉइंट आपको कुछ तो मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अगर रीजन अनबाउंडेड है तो क्या होगा, हमारे पास थ्योरम नंबर 2 यूज होगी। इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इन केस हम कहते हैं कि रीजन बाउंडेड नहीं है,
ठीक है। तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व किया होगा 11th क्लास में, तो सारे रीजन बाउंडेड नहीं थे, कुछ सीधा इन्फिनिटी पे जा रहे थे ऊपर की तरफ, कुछ सीधा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे थे नीचे की तरफ, है ना। तो इसका मतलब सारे फंक्शन आपको ऐसे पॉलिनोमियल शेप में नहीं मिलेंगे, कुछ फंक्शन आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड शेप में मिलेंगे। तो थ्योरम 2 बताती है कि अगर फंक्शन बाउंडेड या अनबाउंडेड है तो क्या होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 2। 1 भी है, थ्योरम 2 का स्पेशल यूज है। देखिए थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 कहती है कि लेट आर बी आ फीजिबल रीजन, आर बी आ फीजिबल रीजन, आर कोई फीजिबल रीजन है, एंड z इज इक्वल टू फिर वही ax प्लस by इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द लीनियर कॉन्स्टेंट्स, अंडर द लीनियर कॉन्स्टेंट्स एंड xy इज ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। ये तो सेम है सब कुछ। तब क्या है, इफ r इज बाउंडेड, अब दो केस है हमारे पास, इफ r इज बाउंडेड एंड इफ r इज बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्लोज्ड कर, बाउंडेड का मतलब क्लोज्ड कर, जो सॉल्यूशन रीजन है अगर वो क्लोज्ड है, तो अगर वो क्लोज्ड है, r इज बाउंडेड, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ एग्जिस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z बोथ एग्जिस्ट, तब दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एंड एट कॉर्नर पॉइंट ओनली, और कहां एग्जिस्ट करती हैं, कॉर्नर पॉइंट पर, दोनों एग्जिस्ट करती हैं और कहां एग्जिस्ट करती हैं, कॉर्नर पॉइंट पर। लेकिन अगर r अनबाउंडेड है, एंड इफ r इज अनबाउंडेड, अगर ये r अनबाउंडेड है, इफ r इज अनबाउंडेड, देन मिनिमम और मैक्सिमम मे और मे नॉट बी, मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ z में और मे नोट बी एग्जिस्ट, जरूरी नहीं था वो एग्जिस्ट करेंगी, मे और मे नोट बी एग्जिस्ट, बट इफ एग्जिस्ट, ये भी कंडीशन है, बट इफ एग्जिस्ट देन एट कॉर्नर पॉइंट्स, एग्जिस्ट एट, देन एग्जिस्ट एट कॉर्नर पॉइंट। मतलब समझिए इसका क्या हुआ, ये कहता है कि अगर r बाउंडेड है तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगी और वो दोनों ही कॉर्नर पॉइंट पर होंगी, यानी तब तो हम कॉर्नर पॉइंट की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, उनमें जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम के पॉइंट और जो मिनिमम है वो मिनिमम के पॉइंट। लेकिन अगर वो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का मतलब मान लीजिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड क्यों, क्योंकि इसका हम पॉलिनोमियल शेप में इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब वो कह रहा है कि तब मिनिमम और मैक्सिमम में और मे नोट भी एग्जिस्ट हो सकता है, एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। लेकिन अगर वो तब भी एग्जिस्ट करती है, कोई सी भी एक या दोनों, तो होगी तब भी कॉर्नर पॉइंट पर, या तो यहां होगी या तो यहां। समझ गए, ये है कि अगर वो एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर होगी। दिस इज थ्योरम नंबर 2। ये कहां यूज होगी, वेयर रीजन इज नॉट बाउंडेड और वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली, जहां हमें दोनों फाइंड आउट करनी होंगी तो भी ये थ्योरम यूज होगी। मतलब वहीं से हम मैक्सिमम और मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर रीजन अनबाउंडेड है तो भी ये थ्योरम यूज होगी। अब मान लीजिए रीजन अनबाउंडेड है, मान लीजिए रीजन अनबाउंडेड है, तब मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना। ये भी तो जरूरी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इफ रीजन इज अनबाउंडेड, अब हमने मान लिया कि जो रीजन है हमारे पास वो अनबाउंडेड है, तब क्या होगा, देखिए स्टेप्स टू सॉल्व एलपीपी। अब एलपीपी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहली बात तो क्या है, सबसे पहले सारी इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लाइए। नंबर फर्स्ट, फॉर्मुलेट ऑल कंडीशंस मैथमेटिकली।
सबका क्या बना लीजिए, पहले लीनियर इनइक्वेशंस बना लीजिए। सेकंड, फाइंड फीजेबल रीजन, सबका ग्राफ ड्रॉ करके फीजेबल रीजन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, फीजेबल रीजन का मतलब सॉल्यूशन रीजन। फिर थर्ड, फाइंड ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिर्फ कहां एग्जिस्ट करेगी, कॉर्नर पॉइंट पर। फोर्थ, फाइंड जेड एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, जेड को सारे कॉर्नर पॉइंट पर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जहां जेड मैक्सिमम होगा जिस कॉर्नर पॉइंट पर, वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहां मिनिमम होगा वो मिनिमम होगी, अगर रीजन बाउंडेड है तो। ठीक है, अच्छा, इफ रीजन इज बाउंडेड, हमने एक शब्द छोड़ दिया है, फाइंड ऑल कॉर्नर पॉइंट्स इफ रीजन इज बाउंडेड, रीजन इज बाउंडेड। ठीक है, और फाइंड जेड एट ऑल कॉर्नर पॉइंट, जेड लेट एम इज मैक्सिमम। मान लिया कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, एम इज मैक्सिमम जेड एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, और एम इज मिनिमम जेड एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। तब हमारे पास ये एम मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर, जहां भी एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी पर मैक्सिमम हो जाए, और यही मिनिमम वैल्यू है जहां भी स्मॉल है ना। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ जेड फाइंड आउट किया था, सिंपल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए जेड फंक्शन है और ये कॉर्नर पॉइंट है कोई भी ए, ये 0 10 है, ये 5 5 है, ये सी जो है वो 6 3 है, ये कुछ भी है, 4 2 है, और ये 10 0 है। मान लीजिए मेरे पास कोई जेड फंक्शन है, क्या जेड फंक्शन है 2x + 3y, तो जेड को फाइंड आउट कीजिए, ये कितना हो गया 30, यहाँ 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 25, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 8 6 14, और यहाँ 10 2 जा 20। मान लिया हमने, कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, तो देखिए जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम आ गया, जेड मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ, ये कैपिटल एम है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, 0 10 पर। तो ये 0 और 10 लीनियर कांस्टेंट्स की एक्स और वाई की वैल्यूज है मैक्सिमम के लिए। यही हमने मिनिमम छांट ली, मिनिमम क्या है 14, क्योंकि थ्योरम 2 कहती है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कॉर्नर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे बाउंडेड रीजन में। रीजन हमने बाउंडेड मान लिया है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 पर ये मिनिमम है, मिनिमम को हमने स्मॉल m से डिनोट किया, और मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10 पर। तब हम दोनों वैल्यू वहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं कॉर्नर पॉइंट से। लेकिन अगर वो अनबाउंडेड है, ठीक है, फोर्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट केस, कि अगर वो अनबाउंडेड है तो क्या होगा, इफ r इज अनबाउंडेड, फिर इफ r इज अनबाउंडेड, अगर ये r अनबाउंडेड है, वैल्यू तो तब भी आएंगे जरूर, कॉर्नर पॉइंट तो तब भी होगा 1 या 2। ठीक है, मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट पर तब भी हमने जेड को फाइंड आउट किया, फाइंड जेड एट ऑल अवेलेबल कॉर्नर पॉइंट, जितने अवेलेबल कॉर्नर पॉइंट हैं सब पर जेड को फाइंड आउट कीजिए। तब m इज मैक्सिमम, m इज मैक्सिमम इफ, तब क्या करेंगे हम, देखिए अब यहां उल्टा है, m तब मैक्सिमम वैल्यू तो यहां भी होगी, मिनिमम यहां भी होगी, लेकिन हम डायरेक्टली उसको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं कह सकते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ उसको चेक करना पड़ेगा। कैसे कि m इज मैक्सिमम इफ ax plus by is greater than m and graph of ax plus by is greater than m have no common point with feasible region, have no common point with feasible रीजन। क्या मतलब हुआ, शॉर्टकट में समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई अनबाउंडेड कर्व है, ठीक है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, और ये सॉल्यूशन रीजन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अनबाउंडेड कर्व है, ये अनबाउंडेड कर्व। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट तो तब भी हैं, कहां कहां है कॉर्नर पॉइंट, एक यहाँ ए, एक यहाँ बी और एक यहाँ सी, ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। मैंने तीनों पे जेड को फाइंड आउट किया, इस ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी जेड। मान लीजिए यहां मैक्सिमम है, बी पर एम है मैक्सिमम, बाकी कुछ भी वैल्यू है, ये हमारे पास P है और ये Q है, मैक्सिमम वैल्यू ये है।
तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो मेरे पास z है ax प्लस बी वाई, तब हम ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m का ग्राफ डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m का ग्राफ ये आया, ये ठीक है। इसका सॉल्यूशन रीजन मान लीजिए ये आया। अब क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन रीजन देखिए इधर जा रहा है, इसका भी सॉल्यूशन इधर जा रहा है, कॉमन पॉइंट मिल गए, ये भी पूरा ऊपर को जा रहा है, ये भी पूरा ऊपर को जा रहा है, कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो सॉल्यूशन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। थ्योरम कहती है कि m तभी मैक्सिमम है जब ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m का ग्राफ का फीजेबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर यही हमारे पास ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन m का ग्राफ यहां आ जाता और इसका सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ जाता ऐसे, तब क्या होता, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा किसका, इसके सॉल्यूशन का फीजेबल रीजन के साथ। अगर मैं इसको z कह दूं तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती यही m और इसी पॉइंट पर b पर जो भी ये x1 y1 होता। क्लियर है? थोड़ा सा समझने भी, कॉमन पॉइंट नहीं है फीजेबल रीजन के साथ तो ये मिनिमम है स्मॉल m, अदरवाइज कॉमन अगर आ गया तो मिनिमम नहीं है। आप एक सिंपल बात सोचिए, बस आपको दो ही काम करने हैं। अगर आपका किसी भी केस में जो सॉल्यूशन रीजन है वो अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड आ गया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब कुछ सॉल्यूशन सेम रहेगा। आपको z तब भी, सारे कॉर्नर पॉइंट तब भी निकालने हैं, ये a b और c ये कॉर्नर पॉइंट है, इन सारे कॉर्नर पॉइंट पर z तब भी निकालना है। बिल्कुल सारा सॉल्यूशन सेम है। आप बिल्कुल ये मान के चलिए फिलहाल सब कुछ बाउंडेड वाला केस चल रहा है। ये पॉइंट हो गए हैं, पॉइंट, ये a, ये b और ये c, इस पर ये z की वैल्यू हो गई, मान लीजिए m, ये स्मॉल m और ये p। हमने कहा कि ये मिनिमम है इन तीनों में और ये मैक्सिमम है। तो अगर हम मिनिमम के लिए चेक कर रहे हैं तो लेस देन m का, z इज लेस देन m का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अगर वो फीजेबल रीजन के साथ कॉमन आता है तो मैक्सिमम नहीं है, कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन, सॉरी मिनिमम नहीं है, अगर कॉमन आता है तो मिनिमम नहीं है, कॉमन नहीं आता तो मिनिमम है। अगर वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो z इज ग्रेटर देन m का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अगर वो ग्रेटर देन m के ग्राफ में कॉमन आता है तो मैक्सिमम नहीं है, और अगर कॉमन आता है, नहीं आता तो वो मैक्सिमम है। कॉमन नहीं मिलना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ग्राफ का फीजेबल रीजन के साथ। कुल मिला के बात ये है, अगर कॉमन है तो ग्राफ वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर कॉमन नहीं है तो ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है।